नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रेड पाइन होम्स बरोट वैली में। मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ आपके समक्ष आज हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि की, बागवानी की। और अभी जिस धरती पे हम बैठे हैं, ये फूलाधार चौहार घाटी का बहुत सुंदर सा ये प्लेस है। तो कृषि की बात हो रही है, तो आज हमने इस प्लेस को चुना है जहाँ से हम ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज के जो हमारे पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं, ये जो कृषि फील्ड है या बागवानी फील्ड है, काफ़ी लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और चौहार घाटी छोटा बंगाल के एरिया में भी उन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं। अगर उन शख्सियत की बात करें तो वो बसाईधार जो इलाका है वहाँ से बिलोंग करते हैं और एग्रीकल्चर में खासकर उन्होंने पढ़ाई भी कर रखी है। तो उनकी एक्सपर्टीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे और उनका अनुभव कैसा रहा अभी तक का छोटा बंगाल और चौहार घाटी के लोगों के साथ, उनकी ज़मीनों के साथ, उनकी फसलों के साथ। तो मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनका नाम है देवेंद्र राणा जी। देवेंद्र राणा जी, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। जी, बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र जी, इतने लंबे टाइम से आप इस कृषि बागवानी की फील्ड में हैं, हाँ जी। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में आए, क्योंकि आजकल युवाओं का रुझान थोड़ा कृषि के प्रति कम है। तो आपका रुझान कैसे बढ़ा इस फील्ड की तरफ? एक्चुअली ऐसा था कि मेरे फादर साहब जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही जॉब करते थे यूपी में, जी और उत्तर प्रदेश में मैं भी पढ़ा हूँ बचपन से। तो मैं फादर को देखता था कि वो फील्ड वर्क ही था उनके पास मैक्सिमम, तो उनके साथ फील्ड में जाया करता था, देखता था कि एग्रीकल्चर से क्या क्या चीज़ें यूपी में जो है बहुत ज़्यादा इनकम है इसमें, क्योंकि लोगों के बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। तो उसके बाद ऐसा कि मैं पढ़ाई करने चला गया, कोई बिजनेस नहीं था हमारे पास। तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब वाले थे, तो मैंने पढ़ाई की अलग फील्ड में। जी मैंने जो है बीकॉम ऑनर्स यूपी से, जी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद मैंने एनआईटी दिल्ली से मैंने पढ़ाई की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बिल्कुल अलग लाइन में। जी लेकिन इंटरेस्ट तो इसी तरफ था, एग्रीकल्चर की तरफ ही, लेकिन हमारे पास कोई बिजनेस सेटअप नहीं था। तो मेरे फादर का ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरा जो है ये एनआईटी कंप्लीट हुआ, 3 साल का जो है कोर्स, तो उसके बाद जो है मैं जॉब के लिए जो है जॉब ढूंढ रहा था। तो उसी टाइम मेरे फादर का रिटायरमेंट हो गया। जी तो रिटायरमेंट के टाइम में मेरे फादर साहब के कुछ फ्रेंड थे जिनकी अपनी कंपनीज थी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की, सीड पेस्टिसाइड की, जी जी फर्टिलाइज़र की। जी तो रिटायरमेंट के टाइम में मतलब मेरे फादर ने ही उनका लाइसेंस बनाया था एक 1980 में, जी और जब वो रिटायर हुए तो उस टाइम में वो रिटायरमेंट में आए, तो उन्होंने बोला कि अब आप रिटायर हो रहे हैं तो आप एक काम करिए, हिमाचल तो आपकी फील्ड है एग्रीकल्चर की और हॉर्टिकल्चर की, तो आपको हम कंपनी दे देते हैं, जी वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद आप काम ओपन करिए। ताकि मेरे फादर को आदत थी पहले से ही बिजी रहने की, जी सुबह से शाम तक काम करते रहना, फील्ड वर्क करना। तो उन्होंने बोला कि आप रिटायरमेंट के बाद आप बिजनेस संभालो वहाँ पर। तब मेरे फादर साहब ने मुझे बोला, जब मैं उस दौरान जो है जॉब ढूंढ रहा था, बोला कि तुम्हारा इंटरेस्ट है बिजनेस करने का एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कंपनी दी है हमको, चलो काम शुरू करना है अपना, तो चलो फिर ये जॉब के चक्कर से हटो, काम शुरू करते हैं वहाँ पर जाकर। फिर मैं यहाँ पर आया और हमने आउटलेट हमको खोलना था एक, हम कुल्लू में भी घूमे, नेरचौक भी घूमे, और अपना पद्धर अपनी फील्ड में भी घूमे। कंपनी जो हमको दी गई थी उसके होलसेलर सिर्फ हम लोग ही। हमने देखा कि कुल्लू पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप है, पहले से ही बहुत ज़्यादा वो है, नेरचौक भी अच्छा खासा है, वो टमाटर की खेती होती है वहाँ पर। जी फिर हम लोग जो है पद्धर में हमने देखा कि यहाँ की फील्ड को देखा कि इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर फादर साहब ने बोला कि अपना एक्सपीरियंस, मतलब जो 36 साल का एक्सपीरियंस है वो उसको मुझे अब रिटायरमेंट में क्या चाहिए होता है, बिजनेस तो उनको कोई बड़ा करना नहीं है, सारी ज़िंदगी कमाया ही है। जी तो वो अपना 35-36 साल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे अपने एरिए में अपने लोगों के साथ, जी कि जो एक पहले से बंजर भूमि है या वो है उसको डेवलप कर सकें, हम ऊपर बना सकें। तो जी इसलिए मेरे फादर ने यहाँ पर जो है काम खोला जो आपके पद्धर एरिए में, और 1 साल मैं भी उनके साथ फील्ड में घूमा, और उसके बाद मैं नॉन यूनिवर्सिटी भी गया। 6-7 मंथ्स की मैंने ट्रेनिंग। तो कोई कोना नहीं होगा जो मैंने घुमा नहीं होगा एग्रीकल्चर और ये हॉर्टिकल्चर की लाइन में। काफ़ी सारा मैंने पढ़ाई करके किताबें पढ़ी, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, फील्ड में गया, और फील्ड में गया तो कुछ मैंने लोगों से भी सीखा। ऐसा है जो किसान भाई हैं हमारे जितने भी होते हैं, उनको भी अलग अलग ट्रायल्स करते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग ट्रायल्स करते हैं, तो जो सक्सेस हो जाते हैं तो जाते हैं, हम मिलते हैं उनसे, रूबरू होते हैं। तो उस टाइम उन्होंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने साथ में, और साथ में ट्रेनिंग तो की हुई थी। जो पढ़ाई वाला था पार्ट वो तो किया, साथ में जो
एक्सपीरियंस होता है जो लगते हैं आप खेत में ट्रायल, वो चीज़ें 4 साल से 5 साल से अपने उधर बसाई धार में अपने खेतों में करते आ रहा हूँ। लोगों को सबको पता है कि वो ट्रायल्स करता रहता है हर 3-4 महीने के बाद। कुछ अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि जो पढ़ाई है आपने नोनी विश्वविद्यालय से, आपने वहाँ से डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा एग्रीकल्चर का 6 मंथ का। 6 मंथ्स का। और बाकी फादर साहब ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, जो अपना सारा एक्सपीरियंस फील्ड में ले जाके हमने डायना पार्क, चौहार वैली, हर जगह हर कोने में। अच्छा, ये आपका पारिवारिक काम हो गया अभी? अब आप बिजनेस मतलब फादर साहब और मैंने इकट्ठा ही शुरू किया। मेरे को पीछे से बिजनेस बनाया नहीं आया था, मैंने खुद स्टार्ट किया। अभी फादर साहब एंगेज्ड हैं? हाँ जी, वो उनका पद्दर में वो रिटायर हो चुके हैं और पद्दर में है पिछले 10 साल से। वहाँ से अपना काम लोगों को जो है इस फील्ड में इसमें जानकारी देते। तो घर की अगर आप बात कर रहे थे तो आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए अपने बसाई धार में अभी तक फसलों के? बसाई धार में एक्चुअली ऐसा है कि हमारी साइड में देखिए जी, पानी वगैरह और ये चीज़ें नहीं होती है। जो नीचे का इलाका है वहाँ पानी की बड़ी समस्या है, जंगली जानवरों की बड़ी समस्या है। तो मैं उसके ट्रायल्स कर रहा हूँ। एक ग्रास, मैंने लेमन ग्रास का किया ट्रायल वहाँ पर, और लेमन ग्रास चारों तरफ लगाई और बीच में मैंने वहाँ पे वेजिटेबल्स लगाई कि क्या होता है। उसमें 2-3 साल लग गए मेरे ट्रायल करते करते। पर ऐसा है कि जो बंदर होते हैं और ये जंगली सुअर, ये जो है वो उस बाउंड्री के अंदर नहीं घुसे, और वो ट्रायल मैंने सक्सेस किया। अब आगे लोग मेहनत करे या नहीं करे वो है, बस पानी की समस्या है वहाँ पर, उस चक्कर में नहीं होता है। और बाकी देखा मैंने हाइट के हिसाब से, हर हाइट में मतलब जिस हाइट में, हर हाइट के लिए अलग अलग सीड बना हुआ है मेरे कृषि की आप बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका काफ़ी लंबा था। ऊपर से पिताश्री का भी एक्सपीरियंस हाँ जी, 35 ईयर्स प्लस थी आपको। हाँ जी। तो अभी मुख्य रूप से अगर मैं अपने चौहार घाटी या छोटा बंगाल या अपनी नीचे वाली बेल्ट की बात करूं, तो आपने किन किन फसलों पे आपने मुख्य रूप से काम किया? मैंने देखिए आपके छोटा बंगाल में एक बड़ी कैबेज, वो जो GD1 करके आती है, एक बीजो कंपनी की कैबेज, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लगती है उस एरिया छोटे बंगाल में। छोटा बंगाल ये शुरू मतलब छोटा बंगाल की तरफ को। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो छोटा बंगाल वाले सिर्फ 2-3 गांव ही लगाते थे। आपके बड़ा गांव, नलौता और कोठीखोड़ की तरफ, और मलाह वाले भी थोड़ा थोड़ा शुरू, और राजगुंदा तो बहुत पहले से ही लग रही है। ये 3-4 एरिया थे गांव जो है वो लगाते थे, बाकी जगह नहीं था। तो ऐसा था कि 10 साल पहले मैं लोहारडी की तरफ गया। लोहारडी में कोई कैबेज वगैरह नहीं लगती थी। तो उस टाइम में मैंने 2 लोगों को तैयार किया वहाँ पर जो आगे थे। मतलब मैंने अपना आउटलेट खोला था बरूट में, तो जान पहचान में, यारी गारी में, दोस्ती यारी में मैंने 2 बंदों को बोला। उसमें से थे एक बुजलिंग के शुभकर्ण जी, जो देवता जी के पुजारी जी, और उन्होंने देवता जी की जमीन मिली थी उनको, जो पुजारी होते हैं आप देवता जी के जी। और दूसरे एक प्रधान प्रदीप जी। अच्छा, ये 2 लोग थे। इन्होंने जो है बुजलिंग में ऊपर टॉप में ट्राई कैबेज का, कोई कैबेज फुल गोभी का, तो इन्होंने में कम से कम 20-25 पैकेट लगाए। 15 पैकेट शुभकरण जी ने अलग, और 20 एक ही जगह ज़मीन थी इनकी टॉप में। और इन्होंने पनीरी जो है अब कभी लगाई नहीं, पहले से उतना था ही नहीं। उस तरफ के लोगों को तो नॉलेज ज़्यादा है, जैसे छोटा बंगाल के लोगों को तो नॉलेज ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि जो टेढ़े खेत होते हैं उसमें पनीरियाँ लगा दी, जहाँ पर अपनी बकरियाँ वगैरह बैठती है। तो उससे क्या हुआ कि जहाँ बकरी ज़्यादा बैठती है तो इसको पनीरी के टाइम में खाद ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। तो वो जो उनकी पनीरी थी वो हरे से नीली पड़ गई, बीमारी लग गई उसमें। और जो आपका होता है एक बीमारी टोका जो ज़मीन के नीचे, वो बड़े ज़्यादा लग गए। फिर इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई आपसे ही लिया है। तो हमने जो है घोड़े के थ्रू वहाँ खादें पहुँचाई, नीम प्लस खाद, एक हमारी दयाल कंपनी की थी, वो ऊपर टॉप में घोड़े के साथ पहुँचाई, और उस पनीरी को जैसे तैसे ठीक किया और खेतों में लगाया। और उनका वो पहली साल का ट्रायल जो किया था, उन्होंने रिस्क बहुत बड़ा ले लिया था। ट्रायल के लिए 1-2 पैकेट लगाते, उन्होंने 15-20 पैकेट लगा लिए थे जी। और फिर जब वो अच्छे निकले और मार्केट में सेल हुए तो लोगों ने देखा कि जी प्रॉफिट आ रहा है ज़मीन से। फिर अगली साल लोगों ने 1-1 पैकेट करके शुरू किया। ये आपका छेरना और पोलिंग 1-1 पैकेट लगाना शुरू किया कि उन लड़कों ने निकाल दी तो हमारी भी अच्छी निकलेगी। फिर 1-1 पैकेट शुरू हुआ, पहली साल वो बहुत अच्छा निकला, वो बिकना शुरू हुआ। फिर लोगों ने फिर 5-5, 10-10 फिर शुरू हो गए। आज की डेट में देखिए जी, पूरा इलाका वो जो है कैबेज, अंदली मलाह, आपका स्वाड़, सारी जगह जो है बंद गोभी लग रही है। दिवेन जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई खेत है हमारे पास। हाँ जी। खेत पे कोई किसान है जो उस खेत पे किसानी करना चाहता है, ठीक है जी। तो
एक खेत ऐसा है जिस जैसे अभी हम बैठे हैं। हाँ जी। दर्शकों, अभी हम हैं फूलाधार की धरती में, जो चौहार घाटी का एक बहुत खूबसूरत सा ये प्लेस है। वहाँ से हम इस पॉडकास्ट को आज शूट कर रहे हैं। तो लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है। तो अगर मान लीजिए ये ज़मीन हमें दिख रही है पीछे, हाँ एक जी। बिल्कुल फ्रेश एक किसान आता है, ठीक कोई है। यंगस्टर, कि इस खेत पे किसानी करनी है, ठीक है तो जी। उसको किन किन पहलुओं का सबसे पहले ध्यान रखना है पहलू के लिए सबसे ध्यान है कि इसका पीएच मान, जमीन इसका का? पावर ऑफ हाइड्रोजन इन नेगेटिव लॉग वो देखना पड़ेगा। 6.5 से 7.5 है तो फूल गोभी के लिए बहुत अच्छी है। वो देखना पड़ता है। नीचे का पीएच मान ज़मीन का ज़्यादा होता है जो नेगेटिव लॉग में होता है, जी। तो वो 7.5 से लेके 8.5 तक है, तो मक्की मुक्की वगैरह जो है बहुत अच्छी होती है। जैसे नीचे के लिए पहला पॉइंट आपने पीएच बताया चेक करना, जमीन का। ज़मीन का पीएच पीएच अगर मान लीजिए बिल्कुल सही आ गया, सही आ गया तो उसके अकॉर्डिंग जो है सब्जियों की एक लिस्ट बनती है। अच्छा। जो 6.5 से 7.5 के बीच में फूल गोभी, उसके लिए जी। तो वो देख देख के वैसे पीएच मान का जो आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा है फर्टिलिटी, मिट्टी की क्या, जमीन टेस्टिंग। जी। देखिए जी, आप तो एग्रीकल्चर में भिजवाते हैं लोग जो है उसके लिए कि पोटाशियम कितना है, कैल्शियम कितना है। पालनपुर। पालमपुर यूनिवर्सिटी या नॉन यूनिवर्सिटी जो भी एग्रीकल्चर संस्थान है जी। उनमें भिजवाते हैं। लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसे हमने सीखे हुए हैं कि इतना तजुर्बा हो गया कि क्या, मतलब मेरे फादर साहब ने मुझे बताया, आगे मैंने भी कुछ अपना अलग से एक्सपीरियंस जी। किया। तो मतलब दो चार चीज़ें तो ऐसे ही हम 1.5 फुट नीचे की मिट्टी खोद के मिट्टी को कस के दबाते हैं और उसमें दरार नहीं पड़े जी। तो इसका मतलब समझना पोटाश अच्छा है उसमें, और दरार अच्छा। पड़ गई तो पोटाशियम की कमी है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है। अच्छा, पोटेशियम तो यानी जाइए कि और जब मिट्टी को कस के मुट्ठी में दबा दो, जी। उसके बाद अगर दरार पड़ गई उसमें, जी। मिट्टी में दरार, गहरी वाली दरार पड़ गई, छोटी मोटी पड़े कोई बात नहीं, जी। गहरी वाली पड़े तो पोटाश बिल्कुल खत्म है तो उससे। पोटाश अगर कमी नहीं है। है तो फिर वहाँ मिट्टी फसल। टेस्टिंग करने के मैं आपको दो चीज़ें बताऊं। मिट्टी टेस्टिंग कैसा है कि एक पानी का जार लेंगे आप, 1.5 फुट नीचे की मिट्टी लेंगे जी। और उसको शेक करेंगे और जी। 24 घंटे के लिए ऐसी जगह रख दें छाँव में जी। कि जहाँ वो बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। अगर उसमें अगर 24 घंटे बाद एक लेयर बनती है जी। तो मिट्टी बहुत अच्छी है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। जी। और दूसरा तरीका है कि जो आपका सोडा का बॉटल होता है, जी। तो वो शीशे के गिलास में आपने हाफ हाफ लेना है, जी। 2 गिलास में, और 1.5 फुट नीचे की मिट्टी उसमें डालनी है खोद के, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जी। अगर आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं या प्लांट वगैरह की तो 2.5 फुट नीचे जाना पड़ेगा जी। आपको। जी। तो वो मिट्टी आपने डालनी है। अगर वो उबल के आ जाती है बाहर को, जी। तो इसका मतलब है कि आपकी इसमें जो 12-32-16 या नमक की मात्रा ज़्यादा है मिट्टी में। अच्छा, अगर जैसे सोडे में नमक डालते हैं तो उबलती है। उबलती है, वैसे ही उबलने लगी तो मतलब मिट्टी टोटल खराब हो चुकी है, उपजाऊ क्षमता खत्म है। और बीच में होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और बिल्कुल हल्की सी हिलती है तो मिट्टी आपकी ओके है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जिससे दो चार चीज़ें पता लग जाती है। अच्छा, दो चीजें आपने बताई हैं, एक हाँ तो जी। पहले पीएच मात्रा और pH उसके बाद जमीन की टेस्टिंग, उर्वरता उर्वरता की उस वो पे कितनी निर्भर। उपजाऊ है। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरा, जब उर्वरता अगर सही आ गई तो उसके बाद भी आगे कोई मैकेनिज्म है कि ये सीड बेटर रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाइट के हिसाब से। हाइट के हिसाब हाँ से। जी, अभी हम आप देखिए फूलाधार में बैठे हैं, यहाँ की हाइट अलग है, टिक्कन की हाइट अलग है, अच्छा। हर एरिया की, हर गांव की अपनी हाइट अलग है। फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि धूप किस तरफ को, किस लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, ईस्ट वेस्ट का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। आप देखना कुल्लू मनाली में रिवर साइड में, ब्यास रिवर के एक लेफ्ट साइड में है लोगों के बगीचे, एक राइट साइड में, दोनों में बहुत फ़र्क है एक ही इलाके में, पर रिवर के राइट साइड वाले वो ज़्यादा देते हैं, और जो लेफ्ट, जब मनाली की तरफ चलते हैं आप, तो राइट साइड वाले ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, लेफ्ट वाले कम देते हैं, क्योंकि धूप जहाँ ज़्यादा टिकेगी उस हिसाब से। अच्छा। अब तीसरी चीज़ ये कि आपने जैसे सीड की बात की। हाँ जी। एक किसान ने अपना पीएच चेक कर लिया, जमीन की उर्वरता को चेक कर लिया, और आपने कंडीशन बता दी कि किस हिसाब से क्या सीड। अब जो ये तीनों फॉर्मेट में सीड का भी डिपेंड, उसकी एक निर्भरता रहती है कि इस जमीन के लिए ये सीड है, कि जैसे एक जो पैकेट आ रहा है वही लगा दो? नहीं जी, सीड अलग अलग होता है कुछ। जैसे कि आप देखिए जी, राजगुंदा के लोग जो है ब्रोकली वगैरह लगाते हैं, छोटे बंगाल के लोग ब्रोकली लगाते हैं। इनकी कुछ ज़मीनें जो है बीड़ थाती संसाल में भी है, परला पहाड़ है उस तरफ का, और हाँ जी, और उसी सीड को वो वहाँ लगाएंगे तो उतना अच्छा असर नहीं करेगा। अच्छा, वहाँ के लिए सीड फिर वो तो अलग चेंज हो जाएगा हाइट के हिसाब से। एक होता है अपर एरिया, मिड एरिया और डाउन एरिया, तो ये तीनों एरिया के हिसाब से जो है सीड अलग अलग लगता है। अच्छा, सीड भी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं कि जो तीनों के लिए सुटेबल होते हैं। जैसे आप अपनी बीजों की ले लीजिए GD1,
वो छोटे बंगाल के लिए नीचे एरिया में भी लगती है, मिड में भी लगती है और राजमुंदा में भी लगती है, अपर में भी लगती है, लेकिन बिल्कुल ही डाउन में नहीं लगेगी। बिल्कुल डाउन हो गया आप टिक्कन में लगा के देखिए उसको, GD1 को, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अच्छा, एक चीज़ आपने और बताई थी कि जैसे पोटाशियम मान लो ज़मीन में नहीं है पर्याप्त मात्रा, हाँ जी। तो उसको कुछ पर्याप्त मात्रा में करने के लिए ऑप्शंस हैं? कंपनी के थ्रू भाई पोटाश बनाई गई है, पोटाश आप एक्स्ट्रा वो डाल सकते कितने टाइम के लिए सस्टेन रहती है? जैसे वो- मान लिया आज हमने पोटाश डाल दी, कम लग रही है, हाँ तो जी। कितने टाइम के लिए वो सस्टेन रहेगी? लाइफ मतलब टाइम? लाइफ टाइम के लिए, 1 ईयर ओनली। अच्छा, फिर अगले साल फिर करना 6-7 पड़ेगा? अगली साल फिर डालना पड़ेगा, फिर वो उसका असर तो रहता है काफी लंबे टाइम तक, लेकिन ऐसा है कि वो लेवल पे आ जाती है तो फिर 2-4 साल आराम से निकल इसका जाता कोई ऑर्गेनिक तरीका नहीं? और पोटाशियम का ऑर्गेनिक तरीका बहुत वैसे है कि जंगली पत्तों को इकट्ठा कर कर, अच्छा, सड़े हुए पत्तों को फिर उसको उससे भी कर डालो, सकते बहुत हैं। हाई लेवल पे डालना पड़ेगा, काफी टाइम तक रखना पड़ेगा, छिलके वगैरह। अंडे के छिलकों में पोटाश होता है, अच्छा, अंडे के उसको भी छिलकों को मैश करके उसको फेंक के, वो ऑर्गेनिक तरीका बड़ा लंबा टाइम ले लेगा परमानेंट के लिए हो जाएगा अगर करते परमानेंट हैं के तो। लिए। पर ये जो चिलेटेड है, जो कंपनी के बना हुआ है, जी। ये उसी टाइम से अगली बार से जो है आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। धीरेन्द्र जी, एक चीज़ हम और देखते हैं, जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, हाँ जी। लहसुन के बीच में ना हम देखते हैं कि चूल्हे की राख डालते हैं। हाँ जी। अभी जैसे सीजन हाँ लहसुन जी। का हाँ आने जी, वाला है, डालते हैं तो लोग। उस राख का लहसुन जैसे लहसुन को उर्वरता को स्ट्रॉन्ग करता है, ये क्या काम है उस राख का? मतलब वो जो राख हम डालते हैं लहसुन में, जी। वो जो है एक जमीन के नीचे कीड़ा होता है। अच्छा। हाँ, वो कीड़ा जो है वो आगे की जो होता है वो रिंग मारता है गोल सा, अच्छा। और वो कीड़े जो है मर जाते हैं बसम से उससे। अच्छा। और ऊपर से वो गर्माहट रहती है, तो जमीन के नीचे का है लहसुन, तो उसका साइज भी जो है थोड़ा डेवलप होता है, क्योंकि सर्दियों में लगाते हैं ना हम जी लहसुन, जी जी जी। तो वो ठंड जो है बिल्कुल जमीन को ठंडा नहीं करती है, गर्म रखती है राख। अच्छा, वो है ना? हाँ जी। हाँ जी, छोटी लेवल, छोटी क्यारी में तो लोग लगा लेते हैं, पर बड़े जिनके लेवल पे बड़ी करना लेवल मुश्किल पे है। तो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, हम घर देखते हैं ना अपने स्वाड़ुओं में, छोटे मैक्सिमम छोटे गाँव में, हाँ, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है देखते ऑर्गेनिक, हैं। क्योंकि अपने खाने के लिए ना लोग ऑर्गेनिक, बाकी बहुत बड़ा प्लॉट हो, बीघों के हिसाब से लहसुन लगता हो, तो वहाँ तो वहाँ बड़ा मुश्किल है, वहाँ कहाँ नहीं से हो इतनी सकता। राख लानी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं देवेंद्र जी। और छोटा बंगाल या चौहार घाटी की हम बात कर रहे हैं, और छोटा बंगाल और चौहार घाटी में आपको किसानों की सबसे बड़ी क्या समस्या लगती है? आप इतने लंबे इसमें से छोटा बंगाल या आपने चौहार घाटी कवर किया है, गांव आप घूमे, जमीनें आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आजकल के टाइम पे? से काम कर रहा हूँ जी। मैं, किसी ये है सबसे बड़ी कि नॉलेज का है, थोड़ा सा नॉलेज, मतलब कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में आपको दवाइयाँ डालनी है, वो क्वांटिटी नहीं है पता। यूरिया डालती बार पता नहीं है कि यूरिया की कितने हैं, कितनी क्वांटिटी डालनी है। कोई अगर हाथ में हथेली में 2 हथेली डाल रहा है तो अगला 4 डाल रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा गोभी में या सब्जियों में क्या पड़ेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। फिर वो खराब हो जाता है तो वो कंट्रोल करने का वो नहीं है। थोड़ा दवाइयों का नॉलेज है, सीड और दवाइयों का नॉलेज की, वो एक ही लगाते हैं। जैसे आपके धनिया है तो एक ही ब्रांड का, अप डाउन, कहीं जगह बहुत बढ़िया निकल जाता है, कहीं जगह बिल्कुल पतला पतला निकलता है, कहीं जगह सड़ जाता है। वही कैबेज का हिसाब है, दवाइयाँ भी है, मतलब एंड तक दवाइयाँ भी अलग अलग टाइप की लगाते हैं। जहाँ क्लोरो लगनी चाहिए वहाँ साइपर लगा रहे हैं, जहाँ साइपर लगनी चाहिए वहाँ क्लोरो लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उस नॉलेज गैप को कैसे लोग कम करें? मतलब मैं इतना बोलना चाहता हूँ लोगों को कि जो भी किसान भाई हैं अपने सारे, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए जी, आप जो दवाइयाँ डालते हैं, तो जो आप कैबेज की या किसी भी सब्ज़ी की पनीरी लगाते हैं, तो वो प्लांट छोटा होता है, उस टाइम में अलग डोज पड़ती है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उस टाइम अलग डोज होती है। ऐसा नहीं कि 15 लीटर में पंप में आपने डाल दिए 2 ढक्कन, तो 2 ढक्कन ही पड़ेंगे। बच्चा पनीरी में अलग पड़ेगी, थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा अलग डोज पड़ेगी, और बड़ा हो जाएगा अलग डोजें चेंज होती रहेगी मौसम के मुताबिक। बरसात आ जाएगी तो उसमें डोज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो धुल जाएगी बारिश से। तो हर चीज़ में अलग अलग डोज आपको दवाइयों की डालनी चाहिए, एक ही नहीं रखना चाहिए कि यही डालनी है। और दवाइयाँ हर साल चेंज होनी चाहिए। और दवाइयाँ ये जो डोज की बात कर रहे हैं, ये कहने का मतलब डोज भी अलग कंपनी या अलग ही होगी वो? हाँ जी, हर कंपनी की मौसम के हिसाब से अलग होगी, अलग होती है। ठीक है जी। आप दूसरा, एक तो नॉलेज गैप हो गया जी, कि नॉलेज गैप, तो चलिए बिल्कुल सही कहा कि कई किसानों को नहीं पता होता है। और जो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो थोड़ा ऐसा कोई एग्जीबिशन भी नहीं लग रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने कभी आप ऑब्वियस है कि इस आप फील्ड में हैं, तो आपके कोई ना कोई गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं इलाके को, हाँ जी, तो उनके साथ भी आपकी बातें होती होंगी,
तो आपने कभी उनको ये सुझाव नहीं दिया कि हम खासकर अपने इस बेल्ट में इतनी बागवानी या इतनी खेती हो रही है तो कोई एग्जीबिशन करें खासकर इन गैप को कम करने के लिए? नहीं जी, ऐसा है कि मैंने डिस्कशन भी किया और कई बार मैं आया भी। आपको मैं बता दूं, एक धमचान गांव है यहाँ पे। जी आज से 7-8 साल पहले एक हॉर्टिकल्चर के एचडीओ साहब थे, जी जिनकी टिक्कर में ड्यूटी थी, धर्मपुर साइड से थे। तो हमने जो है साथ में जाकर धमचान गांव में 10,000 प्लांट लगवाए थे, जी एप्पल और जापानी और पल्लम के जो है, और जी ऊपर एक टैंक भी बनाया था बीच में। तो वो चीज़ें की, लोगों को किया। पर ऐसा है कि फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि लोगों को बताना कि भाई खादें क्या क्या पड़नी है, सजेस्ट करना, भाई आप यहाँ पे ही रहते हैं। जी मैं कहा ठीक है सर, मैं कर दूंगा। लेकिन ऐसा है कि लोगों ने लगाया ही नहीं। उसके बाद मैंने अलसी का ऑयल और चूना वगैरह बड़ी मुश्किल से भिजवाया वहाँ पर, जी और खाद वगैरह नहीं, वो राख डालने लगे उसके नीचे। तो मतलब कुछ वो खाद वगैरह का वो पूछा ही नहीं उन्होंने, बस ऐसे ही भाई अपने आप ही हो जाएंगे। अपने आप जो है एप्पल का और ये जापानी का कोई भी प्लांट नहीं होता है। मैंने 7 अच्छा साल पहले यहाँ टिक्कन में चलो नाम नहीं लूंगा मैं, एक दादू जी है अपने, कीवी के प्लांट लगवाए थे 6-7। जी अभी पिछली साल 2 लाख रुपए की कीवी बेची उन्होंने यहीं टिक्कन से। अच्छा मंदिर के पास ही है खेत। जी तो जी 2 लाख हाँ की देखा मैंने वो 2 प्लॉट। लाख की कीवी बेची। वो 7 साल पहले मैंने प्लांट उसी टाइम लगवाया था। उनका सेब का बगीचा भी बनाया था घर पे। सेब का बगीचा भी साथ ही है हाँ जो ऊपर जो, थर्ड कोर्ट रोड जाता है उसके हाँ, नीचे बिल्कुल? उसके, हाँ जी, वो नहीं, ऊपर बनाया था उन्होंने तो अच्छा गांव। अलग बनाया था। हाँ अलग बनाया था। लेकिन कीवी के प्लांट तो मैंने प्रोवाइड कराए थे उनको नर्सरी से। लेकिन जो एप्पल के थे वो उन्होंने शायद वो सब्सिडी वाले लिए थे। अब उसके बारे में मेरे को सब्सिडी का नॉलेज नहीं है कि सब्सिडी वाले प्लांट कैसे चल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको मटेरियल भिजवाया। पर वो जो मैंने लगाए थे, ये कीवी के प्लांट लगवाए थे, जी उसमें मैं प्रॉपर 2-3 साल रहा कि इसमें आप डालो, केंचुआ खाद डालो, ये लगाओ, वो दवाइयाँ देता रहा। उसके बाद फिर अभी मुझे पिछली साल सुनने को मिला कि 2 लाख रुपए की 11 क्विंटल के लगभग उन्होंने कीवी कीवी बेची है। बेची है। ठीक है जी विवेक जी, अगर हम अभी छोटा बंगाल की बात करें तो पिछले साल देखा हमने मौसम की बहुत पूरे इलाके में तगड़ी मार थी ना। हाँ जी। आलू इतने अच्छे हुए हम्म, ना, अपनी जो नकदी फसलें थी हमारी सब्जियां वो 2025 हाँ इतने जी। अच्छा रुझान नहीं रहा। हम्म। तो मौसम के प्रति क्या कुछ कोई इसकी प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन तो ना के बराबर है कि मौसम तो, पर कुछ ऐसा और प्रावधान है या क्या इस बारे में अगर कोई आपसे सुझाव चाहे तो? देखिए जी, मैं तो आपको बिल्कुल सही बात बताऊं, 2025 में 3 महीने लगातार बारिश रही, आप भी जी जानते जी हैं। उस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता। जी कुछ लोगों ने तो बोला कि पानी में, खेतों में पानी भर गया है जी तो उसकी भी एक खाद होती है कि ऐसा जी, ऊपर वाले को तो कौन रोक सकता है। जी लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं, अगर आप यहाँ पर जो है, मैंने देखा ये सीड और ये पेस्टिसाइड में जी बड़ा मिक्सअप भी होता है। आपको पता है प्योरिटी आज की डेट में तो कहीं मिलती नहीं है, जी जी बड़ा मिक्सअप भी होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि मैं आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा लोगों को। जी लोग बोलते हैं कि हमारे पास पिछली साल का बंद गोभी का एक पैकेट है, उसको हम अगली साल लगाते हैं, जो GD1 में बोल रहा हूँ, जी अगली साल लगाते हैं तो भाई वो हो जाता है, वो भी तैयार हो जाता है, और 2-2 साल पुराने भी तैयार हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। जी जब तैयार वो ज़रूर होता है, जी लेकिन यार वो जो है, जो पिछली साल का एक्सपायर हो चुका है, अगली साल वो कैबेज बन जाएगा, लेकिन उसका जो पत्ता होता है बाहर से, वो बहुत ढीला होता है एक्सपायरी डेट का। जी अच्छा वो वो उतना प्रॉपर नहीं बनेगी। एज कम्पेयर टू उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना जो नया वाला पत्ता होगा आपका। वो बहुत लूज सा होगा, उसमें बीमारियां सड़न और जो है एकदम घुसेगी। मतलब अच्छा 2 बारिश हुई, 3 बारिश और सड़न होना शुरू हो गई उसमें, ऐसा होता है। और जो नया फ्रेश बीज होगा वो झेल लेगा। तो आप ये उसका कह रहे हैं कि पुराना बीज यूज नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर बीच में ऐसी आफत आ जाए कि बरसात ज़्यादा ही होगी तो सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके खराब होने के। और फ्रेश होगा तो उसका पत्ता बहुत स्ट्रांग होता है, जितनी मर्जी बारिश। मैं आपको बताऊं, पिछली साल 2025 में तरमेहर में मैंने 1.5 पैकेट, एक हाफ पैकेट दिया था, एक पैकेट दिया था भाई साहब को, एक को, चलो नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्यों टारगेट करना उनको। जी आप पता कर सकते हैं लोहाड़ी तरमेहर में, जो आपके वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं जी वो जान जाएंगे, जो आस पड़ोस के हैं। जी उनको मैंने 1.5 पैकेट दिए 2025 में ही, जी बिल्कुल प्योर ओरिजिनल सीड दिए। तो मैंने काफ़ी लोगों को, पर जी एक का एग्जांपल दूं मैं, जी उनका कुछ खेत शायद मुझे लग रहा है तरमेहर में ऊपर होगा जी हाइट में। जी भाई साहब बारिश हुई, उन्होंने 40-40 कट्टे गोभी के निकाले 1.5 पैकेट से, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। कह रहे भाई मेरी तो ठीक रही है। और अपर कोड में भी दिया, नाम नहीं लूंगा मैं, जी अपर कोड में मैंने सारे लोगों को दिया है कैबेज पिछली साल 2025 में। उनका नुकसान हुआ है, सड़ पड़ा है, पर वो है कि वो लास्ट तक प्रॉपर जुड़े नहीं। बीच में उनके पास कुछ कहीं इधर उधर से जी कुछ सब्सिडी वाली दवाइयाँ थी, तो कैसे कैसे यूज़ की। सब्सिडी वाली दवाइयाँ भी अच्छी होती है, लेकिन
वो यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है, कैसे कैसे यूज़ की। तो नहीं, टच में दवाइयों की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र की। आपने बोला कि आजकल मार्केट में दो तरह की दवाइयाँ आती हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। नहीं नहीं, दवाइयाँ ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं है, दवाइयाँ सब एक जैसी हैं जितनी भी है, पर कंपनीज अलग अलग है। अगर किसी 100 कंपनीज है पेस्टिसाइड की, जी। और हर कंपनी के 4 प्रोडक्ट बहुत जानदार है। तो किसान को, एक आम किसान उसको कैसे एक्नॉलेज या समझे कि ये सही है ये गलत है, खासकर कंपनी को? कंपनी को मतलब ये ट्रायल्स करने पड़ेंगे। जी। आप अलग अलग पेस्टिसाइड, तभी तो बोलो हर साल नई नई चीज़ें यूज़ करो, नई नई दवाइयाँ, अलग अलग टाइप की, मौसम के हिसाब से दवाइयाँ चेंज होती है। कुछ ऐसा टाइम होता है कि आपको पता होगा चैलेंजर जो नीले कलर की शीशी होती जी। है, कितने सालों से चल रही थी, जी। पहले कितनी तेज़ होती थी, वो थोड़ा सा स्प्रे किया और कीड़े खत्म हो जाते थे। जी। आजकल जो है किसान जो है उसमें कीड़ा डाल दे रहा है, फिर भी वो मर नहीं रहा है। तो डुप्लीकेसी आ गई है, हो जा डुप्लीकेसी कंपनी नहीं करती है, कॉपी आ डुप्लीकेसी गई। कंपनी डुप्लीकेसी नहीं करती है। डुप्लीकेसी आगे जो जिनको सप्लाई वगैरह जाती है, कुछ एक दो होते हैं जो बीच में हो जाता है, जो कर देते हैं। नहीं, तो क्योंकि वही मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि अब जैसे मैं एक किसान हूँ, अब मैं जा रहा हूँ खाद लेने एक जी, जी। फर्टिलाइजर शॉप में। हाँ जी। तो अब मैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करूँ कि ये शॉप सही है, ये दवाइयाँ सही दे रहा है? उसको कैसे पता चलेगा? या मेरे को वो घर पे, चलो कई लोगों के तो घर पे हैं स्टडी करने वाले कि हाँ जी, हाँ जी, आजकल इतना ये हो टेक्नोलॉजी गया। बढ़ गई है कि पता कर सकते हैं। बट एक आम किसान जिसको ये इन चीज़ों से वन टच है, तो वो कैसे एक्नॉलेज करेगा कि ये चीज़ें सही मिलेगी और यहाँ सही दवाइयाँ में सही मिलेगी? हाँ जी, इसकी जो है आपको जो है इसकी एक स्टडी होती है, भी सीड टेस्टिंग सीखना, पेस्टिसाइड टेस्टिंग सीखना। आप जो है किसी भी शॉप में जाओ, वहाँ से छोटे छोटे ही चीज़ें, छोटी छोटी पैकिंग लेके आओ, जो भी हैं अच्छा। दवाइयाँ जो आपको वो रिकमेंड करते हैं, जी। उनका इस्तेमाल करो, ट्रायल करो उनका, एक खेत में, 2 खेत में। जी। तो और 2-4 जितनी भी शॉप है वहाँ से छोटे छोटे, वहाँ से उनकी दवाइयाँ लेके आओ, छोटी पैकिंग में, अलग अलग खेतों में ट्रायल करो, जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा वो ठीक है, मतलब और वो सरकार सही। ने तो बल्कि एक कृषि हेल्पलाइन बना रखी है ना, हाँ जी, जहाँ पे वो जानकारी ले सकते जानकारी हैं। ले और सकते हैं। डीडी किसान भी एक आ रहा है, हाँ जी, ये भी आ रहा है, ये टीवी पे चलता है, टीवी पे चलता है। किसानी की बात वहाँ होती है, किसानी की बातें, हाँ जी, वहाँ पे वो बागवानी की भी होती है। बागवानी की और किसानी की जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। पर भाई ये है कि ये फील्ड ऐसी है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, कि इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पिछली साल 2025 में जो लगा, इस बार क्या मौसम होगा आप बता सकते हैं? अब आगे आने वाले बरसात में बहुत ज़्यादा डबल पड़ेगी या बिल्कुल ही नहीं, बरसात नहीं होगी, कोई फ्यूचर का नहीं बता सकता। बरसात का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, बस ये मौसम देख के, इस बार का मौसम ऐसा है कि बारिश हुई तो 4-5 दिन लगातार बारिश हुई, धूप पड़ी तो महीना 2-2 महीना पहले बारिश ही नहीं हुई। तो थोड़ा उस हिसाब से मौसम देख के, छाँव कितनी है, धूप। दिवेन जी, आपने इतने लंबे इसमें अपने छोटा बंगाल या चौहार वैली अपना कवर किया। हाँ जी। बागवानी हमारे क्षेत्र में इतनी अभी तक वो रुझान नहीं मिला उस लेवल का, खासकर बागवानी में, या कोई बगीचा लगा रहा हो या देखिए फिर। जी, बागवानी में ऐसा है कि आपकी साइड में जैसे ये छोटा बंगाल है, जी। इधर जो है बागवानी में एप्पल वगैरह इसलिए कामयाब नहीं है। लगाने को लगाओ आप, होंगे, जी। लेकिन 1 साल कम होंगे, 1 साल ज़्यादा प्रोडक्शन। रीज़न, एक तो पहाड़ बहुत क्लोज है, जी। गैप नहीं है, साथ में हमारे पास उल रिवर है, जी। ब्यास रिवर नहीं है। जी। कुल्लू वो चिलिंग आर्स के ऊपर होता है, कुल्लू मनाली का चिलिंग आर्स बहुत ज़्यादा है, अच्छा वाला है, क्योंकि लाहौल से सीधे बर्फीली हवा, जी। तो चिलिंग आर्स है। और उनकी जो पहाड़ों के बीच में गैप है वो भी काफ़ी बड़ा है। और साथ में जो आपका ब्यास रिवर है, तो उसका जो फ्लो है उसके साथ वो हवा का, मतलब आपका अगर एप्पल का ट्री है, उसमें जितनी ठंडी हवा लगेगी जी। उतना ज़्यादा वो रेड होगा एप्पल, अच्छा। उतना ज़्यादा वो बढ़िया रहेगा। यहाँ कैंकर लग जाता है सेब में, क्योंकि चिलिंग आर्स नहीं, पहाड़ बहुत क्लोज है, पानी जो है हमारे पास उल्लियो, कितनी हवा, रिवर आप देखें बस जब आपकी साइड से निकलती है तो हवा लगती है ना आपको। जी। 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 तो ब्यास रिवर इतनी बड़ी है, तो पूरी वैली की हवा को आगे पंप पुश करती है, करती पुश करती है। है। एरिया में जो है जी मिट्टी बहुत अच्छी है, क्लोज है, कीवी बहुत अच्छी होगी इस इलाके में, जैसे टिक्कन में लगा दी है, जी। आगे कीवी बहुत अच्छी होगी, उसमें ना बंदर ना जंगली जानवरों का कुछ लेना देना नहीं है उसमें, उसकी बेल जाती है ऊपर को बहुत इजीली, कोई और कीवी इन्वेस्टमेंट। कितने टाइम पे फूक देना स्टार्ट कर देती है? 3 से 4 साल के बाद मतलब ये शुरू हो जाता है, जो फ्रूट जो है स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग के 1 साल के फ्रूट नहीं लेते हैं, जी। और 70 से 100 साल के बीच तक कीवी का प्लांट रहता है, बेल उसकी बढ़ती रहती है बहुत आगे।
जी बात कर रहे थे आजकल जो रासायनिक खाद है जो हमें मिल रही है उसकी तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है। हाँ जी। अपनी जैविक खाद की तरफ थोड़ा लोग कम जा रहे हैं, जैसे गोबर हो गया या और जो रासायनिक अपनी जो जैविक खादें बनती थी पहले, जी। तो उसकी तरफ लोगों का रुझान कम है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं? देखिए जी, जो अपर हिल एरिया है जहाँ बर्फ पड़ती है जी उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़मीन में, क्योंकि जो आपका 12-32-16 और जो खादें हैं आपकी फर्टिलाइज़र ये जो डालते हैं, जी इसमें केमिकल ज़रूर होता है, जी सब्जी में असर ज़रूर आता है, पर जो स्नो नमक की मात्रा बढ़ जाती है ना ज़मीन में जी नीचे, तो बर्फ़ पड़ती है वो उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक कर देती है। अभी की डेट में जो बर्फ़ पड़ के जी 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 जो आपकी चौहार वैली, जो छोटा पूरा छोटा बंगाल, बंगाल। ये जो बर्फ़ पड़ के अभी जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आपने जैसे जैविक खाद जो हमारी कंपोस्ट है या गोबर खाद है उसके हाँ बारे में कभी अध्ययन हुआ आपका या कभी हाँ जी, हाँ जी, आपने हाँ कुछ जी, ट्राई किया? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उसका, मतलब खासकर जैसे जैविक खाद से कुछ तैयार किया हो? मैंने आज से 6 साल पहले एक खाद जो है हमारे दयाल कंपनी की है, नीम प्लस खाद, ऑर्गेनिक खाद, उसको जी पूरे राजगुंदा में लगवाया, अपनी पूरी फील्ड में लगवाया, जहाँ जहाँ मैं लगवा सकता था, सारी जगह तो नहीं, जहाँ जहाँ मैं लगवा सकता था, जी पर मैक्सिमम राजगुंदा में लगाया और इस फील्ड में भी लगवाया। जी उसका रिजल्ट क्या हुआ, थी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह बढ़िया, लेकिन जब लोगों ने वो ज़्यादा ही, उसने मिट्टी को बड़ा ज़्यादा ही तोड़ दिया, बिल्कुल भुरभुरा कर दिया। जी जब उन्होंने उसमें मक्की लगाई तो मक्की के पेड़ गिरने लग गए, बड़े अच्छा पेड़ हुए। मक्की को चाहिए बिल्कुल सख्त जमीन, सख्त नीचे से हाँ, बेस। टिकी हुई। वो मक्की के थोड़ी सी हवा नहीं और मक्की के पेड़ अपने आप ही लेटने लगे, तो ये समस्या हुई। उस वजह से थोड़ा इस तरफ को जो है काम वो गड़बड़ हो गया कि ये जो है सारी फसलों के लिए नहीं है। और अच्छा प्रोडक्शन जो है, देखिए जी, कार्बन होता है आपने केंचुआ खाद में, उसमें 10% कार्बन, 10% कार्बन है। 10% कार्बन से उतना अच्छा नहीं। अभी ज़मीनों को आदत पड़ गई है, इसको धीरे धीरे खाद की, जो रासायनिक खादें हैं उनकी डोज कम करनी पड़ेगी और दूसरी वाली जो अपनी केंचुआ खाद है, जैविक खादें, उनकी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे कर करके 3 से 4 साल लगेंगे इसको लेवल पे लाने के लिए। अब इनको आदत लग चुकी है खेतों को, पर हाँ, इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स देखिए जी, 12-32-16 और खादें तो नीचे वाले एरिया में भी यूज़ करते हैं, ऊपर भी नीचे तो बर्फ पड़ती नहीं है मंडी जैसे जी क्षेत्र जी में। जी प्लेन पर एरिया। प्लेन एरिया में उनकी मिट्टी इतनी ख़राब है, वो टिप्पर में जो है खेत की मिट्टी चेंज करते हैं बीच बीच में, कई लोग ऐसे हैं, पर ये बर्फ़ बचा लेता है यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनिक अब रहता जैसे है। बर्फ की हम बात कर रहे हैं, चलो स्नोफॉल हो रहा है आजकल हाँ के जी, टाइम हाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। पर फिर भी अगर किसानों ने अपनी जमीन की जो उर्वरकता है अगर उसको बनाए रखना है तो आप क्या सुझाव देंगे कि क्या उनको क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? मान लो मैं बर्फ नहीं होती 1-2 साल। 1-2 साल बर्फ़ नहीं होती है, जी तो मैं कहूँगा कि रासायनिक दवाइयाँ जो बहुत हाई लेवल की है, जैसे आपकी ग्लाइफोसेट जी 41% जो घास जलाने की होती है, उनको यूज़ मत कीजिए। उसकी जगह दूसरा एक पैराक्वेट आता है, जी डाइक्लोरोवॉस, पैराक्वेट आता है, वो कम डोज वाली, उन जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उतना पहुंचाएगी 10 से 15%, जी लेकिन जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो 70-80% जमीन की उर्वरकता खत्म कर देती है, तो वो चीज़ नहीं है। आपको तो पता ही है कि छोटा बंगाल में कुछ लोग आए भी मटर लगाने के लिए, 3 साल प्लॉट लिया और जी उन्होंने जो है बाहर के आए जो, जी और उन्होंने जो है वहाँ पर दवाइयाँ रासायनिक डाली और बोला लोगों को 3 साल के बाद आप लोगों का प्लॉट रहा, आप लोग ही लगाइए। 3 जी। साल के बाद वो मिट्टी जल चुकी थी, पहली साल उन्होंने यूज़ की तो 1 इंच मिट्टी वैसे ही जल और जाती कौन है। सा वो यूज़ वो हुई थी? ग्लाइफोसेट ही, ग्लाइफोसेट। 41% जो है, ये लीगल है? ये गवर्नमेंट ने बीच में बैन कर दी थी, फिर दोबारा नई बॉटल्स आ गई। अब ये मेरे को इस बारे में पता नहीं कि मिक्सिंग आ रही है या गवर्नमेंट ने दोबारा लीगल कर दिया, कोर्ट में केस चला हुआ है। अच्छा ये मिल रही है मिल रही है, बहुत खतरनाक चीज़ है। आप स्प्रे करेंगे, ये 4-5 फुट नीचे जाकर स्लाइड तक करवा देती है। आप एक पहाड़ का साइड का जो साइड वाला एरिया होता है उसमें स्प्रे करेंगे पूरे में, तो 100% चांसेस है कि अगली साल को वहाँ स्लाइड हो सकता है। नहीं तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये और वो चीज़ें। दवाई भी बहुत गंदी है। वो जब बारिश होती है आपकी, जी तो बारिश से वो जो है उससे पानी के थ्रू आती है, पानी के थ्रू आपकी उल नदी में आ रही है। बच्चे पानी पी रहे हैं, जो घर जा रहे हैं, गाय को कई पानी जगह पिला, यूज़ होता है। पीछे सुना होगा आपने कोठी खोड़ में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, 1-2 गाय बीमार पड़ गई थी जब वो जी वहाँ पर
ऐसा काम चला हुआ था। तो इतनी हार्ड दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी चाहिए। करिए रासायनिक, करिए जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है वहीं करिए, बिना मतलब के नहीं। जब कोई चीज़ ग्रोथ कर रही है उसको ग्रो होने दीजिए। जब वो रुक गई, लग रहा है आपको 7-8 दिन से ग्रो नहीं हुई है, तभी दवाई की ज़रूरत है, हल्की सी दवाई की स्प्रे करिए। नहीं तो मटर के लिए जो आपने मटर की बात कही, अभी तो चलिए कम हुआ थोड़ा है, कुछ टाइम पहले जैसे आपने बताया जो बाहर वाले लोग आके जिन्होंने पहाड़ी पहाड़ लीज पे लीज लिए पे और ले फिर लिए। लोगों को बोला, हाँ, बाद में कुछ नहीं लगता वहाँ पे। तो इसका तो विरोध होना चाहिए, गांव वालों को कमेटी बनानी चाहिए, खासकर ये जो खादें यूज हो रही है ना, वो तो आने वाले टाइम के लिए, अगर जैसे नीचे गांव है ऊपर पहाड़ है, अगर वहाँ पे ऐसी खादों का यूज हो तो गांव के लिए तो खतरा है कल को वो। ये नुकसान है जी। आप नुकसान देखिए है कोठीकोड वाला जो सामने वाला जो पूरा लिया था, आपके सामने की बात है, आप भी जी, उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। गांव के सामने। गांव के जी, सामने वहाँ स्लाइड हुए हैं, कुछ छोटे हाँ, छोटे स्लाइड हुए हैं। रोड के आज साथ ही। लोगों को बोला 3 साल के लिए आप लीज दे दो, हम मटर लगाएंगे, उसके बाद ये जमीन आप लोगों की, आप लगाते रहना। आज की डेट में आप मटर लगाइए, कुछ नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो खत्म चुकी है हो मिट्टी गई, की। और वो कब और तक? बाद में घास भी नहीं आता उसमें, वो कटीली झाड़ियाँ आती है उसमें, पेड़ घास कुछ नहीं, हरियाली टोटल खत्म कर देती है परमानेंट। और वो कितने साल तक रहता है? वो आइडिया 15-20 साल तक वैसे ही 10 से 12 साल तो रहेगा, उसके बाद कुछ जाकर नहीं बीजेगा वहाँ, कुछ भी कुछ नहीं। लगाएंगे तो कोई कोशिश करोगे कुछ तो होगा नहीं। बाहर प्लांट निकल जाएगा, पर वो प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे आप वहाँ से। अच्छा, किसानी में हम जब कुछ ऐसे किसानों से बात कर रहे थे अपना छोटा बंगाल वैली या चौहार घाटी के लोगों से, हाँ जी। तो कई लोगों का ये एक क्वेश्चन आया था कि सही समय का कैसा पता लगाएं कि उस समय पे ये खाद जानी चाहिए और किस मात्रा में। सही क्योंकि जब वो लोग जाते हैं ना, हम्म, जैसे जो फर्टिलाइज़र, जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ कोई और कर रहा है, तो अलग अलग व्यू मिलते हैं सबके। ठीक है तो जी। वो मात्रा, वो उस टाइम को और मात्रा को वो कैसे चूज़ करें कि इस मात्रा में और इस समय पे मेरे को ये खाद यूज़ करनी चाहिए। देखिए जी, आपका कोई भी प्लांट है, आपकी कोई भी कैबेज है, आपने लगाया, मान लीजिए आपने, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपकी कैबेज लगने वाली है, जी, आपने कैबेज की पनीरी लगाई है, उसमें क्या है कि उसको आपने खेत में जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, जी, तो आपने जब उसको खेत में लगाएंगे तो कुछ लोग उसी टाइम डाल देते हैं, पहले उसको जड़ पकड़ने दीजिए। अच्छा, जब प्लांट आपका झुका होता है, जब आप खेत में लगाते हो तो लेटा हुआ होता है, जी, जैसे ही वो खड़ा हो जाता है इसका मतलब है जड़ पकड़ ली है नीचे। जी, उसके बाद ही खाद डालनी चाहिए, वो भी थोड़ी सी दूर, तभी जड़ों से ही तो खाद जाएगी प्लांट में। जी, और कुछ लोग पहले ही डाल देते हैं, तो उससे ये होता है कि कोई असर नहीं, वो पिघल के नीचे चली जाती है। तो 10 से 12 दिन लगते हैं खाद को पिघलने के लिए। तो पहले जड़ पकड़ने दीजिए किसी भी, चाहे आपका प्लांट हो, एप्पल का प्लांट हो, ये जो भी आप लगाते हैं, जापानी या कोई भी सब्जी है, तो पहले जड़ पकड़ने दीजिए, उसको स्टैंड होने दीजिए कि जड़ पकड़ ली, उसके बाद ही खाद डालनी चाहिए सही कैबेज टाइम। या गोभी की हम बात कर रहे हैं आजकल, जो साइज़ है, साइज़ बढ़ाने के लिए भी स्प्रे लोग ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं कि साइज़ बढ़े उसका, तो वो ज़रूरी है क्या? साइज तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे हमारा नेशनल मार्केट है ना इंडिया जी, का, उस हिसाब से तो जैसे आपकी कैबेज है, वो सबसे ज़्यादा कीमती कैबेज सब्जी मंडी में, कोई भी सब्जी मंडी में 1 से 1.5 किलो के बीच का जो फूल होता है वो ज़्यादा महंगा बिकता है, एज़ कम्पेयर टू 2 किलो 3 किलो के फूल से। जी, लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसा देखा मैंने कि 1.5 किलो का हो या 3 किलो का हो, चाहे जो मर्जी है, यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर है चौहार वैली से, वो उठा कर ले जाते हैं, वो सेम ही रेट देते हैं। चाहे 3 किलो का फूल ले आओ उसको भी किलो के हिसाब से तोलेंगे, 1.5 किलो का ले आओ उसको भी। पर बाहर ऐसा नहीं होता है, छोटा फूल 1.5 किलो का ज़्यादा कीमती होता है, उसको ए ग्रेड माना जाता है। अच्छा, और उसको ग्रेड वाइज। 2-3 किलो का बड़ा फूल होगा तो उसको फूला हुआ कुछ एक्स्ट्रा ही मानते हैं। आप देखिए ना मार्केट, आप शॉप में जाते हो, मार्केट जाते हो, सब्जी की दुकान में, तो आपकी फैमिली के लिए आप 3 किलो का फूल थोड़ी लाएंगे, वो तो होटलों में लगेगा, चाउमीन बर्गर या बड़े बड़े होटलों में सैलेड वहाँ के लिए। यूज़ करते हैं। हाँ, वो सस्ते में जाता है बहुत नहीं, वो कि। चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बताई। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो स्प्रे करना ज़रूरी है उसको फूल बढ़ाने के लिए? एक नेचुरल तरीके से मान लो फूल बन रहा है, बट उसको स्प्रे करके उसको बढ़ाना। स्प्रे करना जरूरत के मुताबिक, अगर अपने आप ही ग्रो कर रहा है तो हाँ, कोई जरूरी नहीं है। पर बरसात जो बीच में पड़ती है उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि 15 दिन बारिश ही रहती है। जी, धूप की किरणों से ही आपको पता है प्लांट बढ़ता है ऊपर को, जी, लेकिन बारिश के चक्कर में वो प्लांट वहीं रुक जाता है और वो हरे से नीला पड़ने लगता है, कलर चेंज होने लगता है उसका थोड़ा बहुत, जी, नीचे से, आपके तने से और पत्तों से। तो उस टाइम में टॉनिक का अगर हल्का सा छिड़काव कर दिया जाए ग्रोथ का, तो वो जो है थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है, उसको कुछ पावर मिल जाती है नीचे बूस्ट करने के लिए। तो बीच बीच में मैं मानूंगा अगर नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर रुक जा रही है, आपको पता है कि हफ्ते 15 दिन से 10-12 दिन से ये जो है गोभी जो है या कोई भी प्लांट है ये ऊपर नहीं बढ़ रहा है,
जो सब्जी का है, जी। जो सब्जी लगाते हैं, ऊपर नहीं बढ़ रहा है और वहीं रुक गया और कलर चेंज कर रहा है, तो उस टाइम में ग्रोथ का दवाई करना भी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अभी नौजवानों का रुझान कृषि या बागवानी के प्रति इतना अच्छे परसेंटेज में नहीं है। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि नौजवान क्यों खेती की तरफ ज़्यादा अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं? भाई 10 साल पहले जब मैं बरोट में आया था, मैंने 1-2 साल काम किया, जी। तो उस टाइम शायद लोगों को यहाँ मैं काफ़ी रूलिंग एरिया, काफ़ी जी। एरिया में गया। मैंने कहा मटर वगैरह आप खूब लगाते हैं। मैंने कहा 2-3 खेत क्यों लगाते हो, इतने सारे प्लॉट है, आप लगाते क्यों नहीं हो? बोले निंदाई के लिए फैमिली कितनी छोटी है, हम तो 4 लोग हैं परिवार में, कैसे करेंगे? तो मैंने एक इंट्रोड्यूस करवाई थी उस टाइम में, पेंडा मिल। जी। मैंने इंट्रोड्यूस कराई थी। मैंने पेंडा मिल एक दवाई होती है कि मटर बीजो और स्प्रे करो, कोई निंदाई करने की जरूरत नहीं है, जी। घास ही नहीं आएगा, बस मटर ही आएगा। बोले ऐसी भी होती है। तो आज से 8-9 साल पहले की बात है ये। तो वो इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि उस टाइम में बच्चों का रुझान ऐसा था कि स्कूल के जो बच्चे थे, जब छुट्टियाँ पड़ती थी 2 महीने की और मटर का सीज़न आता था, जो बरसात वाली जो होती है ना बीच में, जी। तो 4 लड़के स्कूल के आए एक बार मेरे पास कि भाई हमने प्लॉट लगाना है, आप हमको पूरा गाइड करना। मैंने कहा ठीक है करो। 50 से 60 केजी लगाया उन्होंने। सचान साइड से थे, शायद आपकी वीडियो में जब देखेंगे तो बता देंगे। सचान के थे, लपास सचान उस तरफ के थे। 2-3 वो लड़के स्कूल के ऐसे बनाया था। फिर आपको पता है थुज्जी लंबाडग से भी 1-2 लड़के हैं जिन्होंने ऊपर प्लॉट लगाया था उस साथ में कि भाई करना, अभी छोटी उम्र है, कह रहे मेहनत पूरी करेंगे तीनों चारों। तो काफ़ी उस टाइम में ऐसा था कि जो 5-7 पैकेट लगाता था वो 50 पैकेट, 15 पैकेट, 20 पैकेट। लेकिन कुछ बीच में ऐसा हुआ कि कुछ दवाइयाँ गलत, कुछ सीड गलत, कुछ मिक्सिंग, कुछ ऐसा, या वातावरण का, या गलत तरीके से दवाइयाँ डालना, उससे ऐसा हुआ कि लोग डरने लग गए लगाने से कि लगाते इतना है, इतना पैसा खर्च होता है, इतना मेहनत करते हैं और प्रोडक्शन हमको बिल्कुल नहीं मिल पाती है। उस वजह से लोग पहले बहुत आगे तक चला गया था। 5 पैकेट वाला 10 पैकेट की सोचता था कि आगे 10 पैकेट लगाऊंगा और पैसा बनेगा और अच्छा होगा और अच्छी फसल होगी। लेकिन अब लोग, जो मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से, लोग जो है थोड़ा थोड़ा हर पर ईयर डर रहे हैं। पिछली साल जो 2025 में इतनी सारी सब्जियां खराब हुई, इस साल लोगों का मैंने देखा, बात की उनसे, वो कहते हैं कि 10 नहीं, इस बार 4-5 ही पैकेट लगाएंगे हम, क्या पता दोबारा ऐसा नहीं हो जाए। अच्छा, ये भी एक कारण है। डरते हैं लोग। कि इसमें बहुत सारा है बीच में कि सीड जो है, सीड पेस्टिसाइड हमको मतलब कंपनी देती अच्छा है, आगे गड़बड़ करने वाला जैसे कोई भी काम कर रहा है वो है। मान लो किसी के पास 50,000 की दवाइयाँ बच गई है एक्सपायरी डेट की, वो कंपनी वालों को फ़ोन करता है और उसकी उतनी पहुंच है, पीछे फ़ोन करता है, जिस लिंक से वो लाया है उसको फ़ोन करते हैं कि हम आपको, आप हमको जो है ये दवाइयाँ वापस लीजिए। वो बोलते हैं कि दवाइयाँ वापस नहीं होती, आप हमको चिट भेजिए। मिक्सिंग यहीं से होती है, कोई भी कंपनी मिक्स नहीं करती है। वो डिपेंड करता है कि कौन शॉपकीपर मिक्स करता है, जो दुकानें हैं जहाँ से मिलता है, रसायन भंडार है, वो कौन करता है, कौन नहीं करता है। काफ़ी सारे बहुत अच्छे भी है, काफ़ी सारे ये हैं। तो इस चीज़ में वो, आप इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो दवाइयाँ जो मिल रही है आजकल किसानों को, क्या उनका रेट जायज़ है, सही दाम पे मिल रही है? किसानों को जी देखिए, रेट तो उन्होंने लगाया है, प्रिंट रेट जो है बड़ मैक्सिमम होता है। मार्जिन तो इसमें तो 60 से 70% है। 60% है, लेकिन वो देख देख के है कि आपको दवाई कहाँ मिल रही है। अगर आप वही दवाइयाँ आप लाहौल में पहुँचाओगे, लाहौल स्पीति, और मतलब लेह तक पहुँचा दोगे आप, लास्ट बॉर्डर तक, तो मेरे हिसाब से प्रिंट रेट में मिलना चाहिए। खर्चा बहुत लगता है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, पहाड़ है, कभी वहाँ से जीप करनी है, वहाँ से वो आ रहा है, वहाँ तो बिल्कुल सही उसके लिए वो प्रिंट दिया हुआ है जो मैक्सिमम दे रखा हुआ है। जी। बाकी जो नियर बाई है, जैसे नज़दीक के एरिया हैं जहाँ से सीधे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, वहाँ तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट रेट में मिलनी चाहिए। डिस्काउंट रेट, वो भी अच्छे डिस्काउंट, अच्छे डिस्काउंट में, जितना क्लोज हो। जैसे आपके सुंदरनगर में बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिलनी चाहिए, चंडीगढ़ से ही आती हैं दवाइयाँ उस वाले एरिया से, बिलासपुर में अच्छी, आगे को ये थोड़ा कैरेज का हमारे एरिया में डिस्काउंट कितना मिलता है वैसे यहाँ? आपके एरिया में जी सीड में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन छोटा बंगाल में और उसमें दवाइयों में भी कर देते हैं। लेकिन अलग अलग है कि डिस्काउंट करने वाले सभी डिस्काउंट देते हैं, कोई ज़्यादा देते, कम करते हैं। रेट उसका मान लीजिए, हाँ जी, 10% कम कर दिया, 200 रुपये कम कर दिया, 1800। हाँ जी, जो बड़ी पैकिंग होती है उसमें डिस्काउंट देना चाहिए। जो छोटी पैकिंग है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं, कि जो 100-200 रुपए की बोतल है आपकी कीटनाशक की, उसमें खुद 20 रुपीज़ मिलता है व्यापारी को। उसमें नहीं, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 पैकेट लगा लिए जी गोभी के, हाँ जी, हाँ जी, उसको तो ऑब्वियस है कि इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी।
हाँ तो कंपटीशन है सीड में, तो है नहीं सीड में है ही कि ना। हमारा ये जो है कि 25 रुपीज पर पैकेट कमाते हैं हम हक के साथ बोल के, जो है कुछ लोग तो वो भी नहीं कमाते गोभी कंपटीशन। का जो सीड आता है आपका, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का, हाँ कितना जी। मार्केट में बिकता है? उसका रेट 400 रुपीज है, और एक प्योर पैकेट का एक पैकेट प्योर है। ओरिजिनल है? हमको एक्चुअली दो ऑफर दिए जाते हैं जी कि जैसे पीछे से कंपनी से नहीं, मैं अलग अलग होलसेलरों की जी बात जी जी करूंगा, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, एक दो हैं बीच बीच में, कभी जी कभी हो जाते हैं। जी वो बोलते हैं कि आप सीड लीजिए जी GD1 का, जैसे बीजों का, एक में आपको 100 रुपीज मार्जिन है पर पैकेट, 300 रुपए का पड़ेगा, जी 400 रुपए में आप बेच देना। जी। एक बोलता है कि 370 रुपया, 370 का 70 पड़ेगा। का प्योर है, हम्म। और वो इतने का पड़ेगा। देख ले भाई तूने कौन सा लेना है, जो पुराना जो है नए पैकेटों में डाला है वो लेगा, या नया वाला लेगा जी फ्रेश वाला। जी हम जो अपना ईमान है, जहाँ जी मेरे को अगर धोखाधड़ी करनी है तो मैं बोल दूंगा 100 रुपये कमाता हूँ, मुझे क्या लेना है। जी लेकिन किसी का ईमान है, वो सोचता है भाई ऐसा होता है कि सीड तो हम बेच देते हैं, चलो 100 कमाए या 25 कमाए, जी। लेकिन जो किसान आगे मेहनत कर रहा है, उसको लगा रहा है, उसको 25,000 का फर्क पड़ता है। हमारे जो 25 रुपया कमाने में उसको 25,000 का फर्क पड़ता है। जो 100 रुपया जो कमा रहा है ना, और गलत बीज ला रहा है, जी आगे किसान की मेहनत, वो पसीना, खून पसीने की मेहनत अलग, और साथ में जो खेत अलग बर्बाद होगा और पूरा सीजन जाएगा, उसकी फैमिली को कम से कम एक पैकेट से 20 से 25,000 का फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसा ना हो, कम कमाया अच्छा है। तो प्राइस की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि खेती में जो ये फर्टिलाइजर और जो अपनी खाद की जो बढ़ती लागत है, हाँ जी। एक समस्या किसानों के लिए ये भी है? हाँ जी, दवाइयाँ जो है मैंने देखा कि खासकर चौहार वैली में, बाकी जगह तो देखिए जी कुल्लू मनाली उस तरफ तो बहुत नॉलेज है उनको, कितनी मात्रा डालनी है क्या है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सपोर्ट भी उन लोगों ना। एक्चुअली हम लोग जो है ना यहाँ पर, हम 2-4 स्प्रे करते हैं साल में। जी। वो लोगों को हर 20 दिन के बाद पंप लेके बगीचे में ज़्यादा स्प्रे होती है, तो वो बन चुका है उनका बड़ा पहले से ही और रूटीन। एग्रीकल्चर थोड़ा सरकार का भी रुझान उस तरफ है ना, क्योंकि हमारा 6 मंथ्स का काम है, हाँ। उसके बाद कोई काम नहीं है उनका, 12 मंथ्स काम है। उनको पता है हर 20 दिन के बाद कटिंग करनी है, स्प्रे करनी है। तो एक्चुअली बागवानी नेचुरली के साथ उनका दूसरा भी है, यहाँ agriculture गैप भी। पड़ जाता है 6 मंथ्स का, अगली साल को बंदा भूल जाता है कि कितनी दवाई कितना डालना है। पर ये समस्या तो मानते हैं आपकी कि इनकी जो लागत है अपनी ये बढ़ती जा fertilizer रही है, की, बढ़ती जा रही है और जी, दवाइयों को ये बहुत ज़्यादा यूज़। अभी हाँ, तो इससे क्या होगा, किसानों की लागत भी बढ़ रही है उसमें। मैं आपको बताऊं, आज से 8-9 साल पहले जब मैं काम करता था, तो उस टाइम में आपकी कैबेज के साथ जो दवाइयाँ और खाद का खर्च आता था 2700 रुपीज़ ओनली। जी जितनी ज़रूरत है 2700 रुपये दवाई और खाद का, बीज का अलग है, सीड का अलग है। आज की डेट में दवाइयाँ और खाद जो है 10,000 में पहुंच गई है पर घर की, 10 से 11,000 रुपये में। अलग अलग देते हैं कि 12, 32, 16 तो लगती है पहले से दवाई, तो अलग अलग खाद दवाइयाँ, मतलब जिस और हिसाब से। किसानों को इसका वो कोई ऐसा है ना कि अब एक बार खेती कर रहे हैं हाँ जी। तो खेती के बाद ही रिजल्ट आएगा, दवाइयाँ डाल दी, अब रिजल्ट नहीं, बताने वाला भी अगर डॉक्टर है, अगर अच्छा है जो बता रहा है, जी तो तब तो उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे कि अपना बेचने के लिए ही और दवाइयाँ आपको हर कुछ पकड़ाए जा रहे, तो उसका इम्पैक्ट तो गलत ही पड़ेगा। आपको मैं बताऊं 2024 में जिन लोगों ने ज़्यादा खाद दवाइयाँ डाली, स्प्रे की, जी वो बारिश लगी और थोड़ा सा पत्ते उनके चेंज हुए, सड़न लगी, तो लोगों ने, कुछ जिनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने व्यापारियों ने खूब जो है मटेरियल बेचा, लोगों को दिया, उन्होंने खूब स्प्रे की, अलग अलग टाइप की स्प्रे की, जबकि वो दूसरी कम डोज से भी काम हो जाना था। तो स्प्रे की, तो जिन्होंने जितनी ज़्यादा स्प्रे की उनकी टोटल ख़राब हो गई कैबेज, और जिन्होंने कम की थी वो बच गए। कभी कभी देवेंद्र जी, ऐसा तो भी इसमें होता है। इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का? थर्ड पार्टी का नहीं है भाई, इसमें सब नॉलेज का है अच्छा, कि किसान खुद जिम्मेवार है? किसान नहीं जिम्मेवार है, व्यापारी जिम्मेवार है। व्यापारी तो व्यापार कर रहा है ना, बिजनेस कर रहा है, वो तो अपना माल निकाल रहा नहीं, है। बिजनेस ये भाई, ये बिजनेस ही नहीं है जो हम किसानी और बागवानी करते हैं। जी। बिजनेस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगले के परिवार को पालने की जिम्मेदारी, खुद भी पैसा कमाना, उसको 100 गुना कमा कर देना, और उसकी फैमिली वो कैसे खर्चा निकालेगा। और हम लोग की गड़बड़ समझाने का काम हमारा है। हमारे पास जो आ रहा है किसान, उसको हम बताएंगे, उसके बाद भी वो अपनी मर्जी करता है तो वो गलती उनकी है, पर समझाने का काम हम की गलती है। और देवेंद्र जी, बरोट वैली के राजमा और आलू अभी भी बड़े फेमस है, फेमस बड़े है जी। चलते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी। राजमा के बारे में कोई आपने अभी कुछ पढ़ा आपने, या कोई ये शोध किया उस बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खासकर अपने इलाके के लिए, छोटा बंगाल हाँ जी, विशाल हाँ घाटी जी, हाँ के जी। लिए। राजमा देखिए जी, कई सालों से चलते आ रहे हैं। राजमा जो है प्योर ऑर्गेनिक है इनके, जी और मतलब ये जो है खुद ही, इसकी कोई सीड नहीं आया है, ये हाइब्रिड से भी ऊपर का सीड है।
बार बार आप निकालते हैं, बार बार बीजते हैं, बार बार वही निकालते हैं। ऐसे ही हाइब्रिड, ये जो हाइब्रिड सीड होता है पैकेट में, इसको 7 साल लगते हैं बनने को। जो इस बार सीड आएगा आपका कैबेज का, जी। वो 7 साल पहले लगाया गया होगा, 7 जिसको साल के बाद तैयार होगा पैकेट 7 साल बार बार बीजते हुए, पहले जी। बार बार रूटीन में बीज के 7 बार अगर लगातार निकलता है, उसको पैकेट में कंपनी जो है पैक करती है। तो अच्छा। ये जो है आपका कई सालों से चल रहा है राजमा। ये तो खुद में ही बहुत ज्यादा हाइब्रिड है, हाइब्रिड से भी F1 प्लस है ये। एक होता है हाइब्रिड F1, वो प्लस है, ये उससे भी प्लस है। तो इसमें बस एक दिक्कत है कि जैसे दवाइयाँ लोग गलत यूज कर रहे हैं, कई जगह मैंने देखा रूलिंग, ये इधर जो ये मटर के लिए जो मैंने ग्लाइफोसेट बोला 41%, वो ग्लाइसिल नाम से आती है जी। तो वो चीज़ यूज़ की, तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसका असर रह जाता है, और लोग फिर बाद में राजमा लगाते हैं तो जी। उनके राजमा होते हैं बड़े, और वहाँ से सूखने लग जाते हैं ऊपर से ही। अच्छा, राजमा के मतलब प्लांट बड़े होंगे जी। और ऊपर से ही जो ऊपर टॉप होगा उनका, वो टॉप से ही सूखने लगेंगे और नीचे को बीमारी लगने लग जाएगी, या सफ़ेद से पाउडर लगने लग जाएगा। तो ये सारा जो ये दवाइयों का फ़र्क है, जो ग्लाइफोसेट वगैरह लगाते हैं। अगर आप ग्लाइफोसेट इतनी गंदी होती है भाई साहब की, आपने ऊपर पहाड़ में लगाई है और आपकी ज़मीन वहाँ नीचे जाकर आपने इधर यूज़ की है, वो ज़मीन उधर है, उसका असर वहाँ तक जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, वो डाउन डाउन जाती रहती है, 4 फुट नीचे तक की घास जो जड़ें होती हैं उनको भी जला देती है, क्लाइमेट को खराब कर देती है। क्लाइमेट को खराब कर देती है। अच्छा दिवेन जी, आजकल एक चीज़ हम देख रहे हैं, वो चीज़ ओनली छोटा बंगाल या चौहारघाटी की नहीं है, वो पूरी हिमाचल की खेती की है कि जो अपने जानवर हैं हाँ जी, या जो आवारा पशु हैं, हाँ जी, वो बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल की फसल के लिए, उनसे बचाना। तो आपके दिमाग में या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, या कभी आपने सोचा कि उन जगहों पे किस चीज़ की खेती की जाए ताकि ना वो जंगली जानवर पड़े, और उनका ये है कि थोड़ा जैसे अगर हम अभी नकदी फसलों की बात करें ना, हाँ तो जी, इन पे टाइम ज़्यादा लगता है हाँ और जी, पूरा टाइम एंगेज रहना पड़ता है फसल में, और मौसम का भी सारा काम मौसम का ही है। तो हाँ कोई जी। ऐसी फसल जिसमें ना ज़्यादा मौसम पे डिपेंडेंट रहना पड़े और ना ही ये आवारा पशुओं का ज़्यादा वो। आवारा पशुओं को तो कौन रोक सकता है, जो खाते हैं वो तो उधर तो आपको पता ही है कि जी। मुंह डालेंगे ही, चाहे प्लांट हो चाहे कुछ जी। भी हो, खा जाएंगे। छोटा प्लांट होगा उसके पत्ते खा जाएंगे। फिर भी मैं बताऊंगा कि एक चीज़ है, आपको जो है इसकी टिपें मिलेगी, टिप्स होती है इनकी। जी। इसकी ये है लेमन ग्रास। और जी। लेमन ग्रास को आप अपनी खेतों की बाउंड्री में, या एक इलाका जैसे ये गांव है, जी। एक एक खेत सारे गांव वाले अगर लगा देते हैं अलग अलग कोनों में, छोटा सबसे छोटा खेत जी। अलग अलग कॉर्नर में लगा देते हैं, तो वो उसकी स्मेल ऐसी होती है कि जिससे बंदर भी दूर भागता है, जंगली सुअर भी, और ये आपके जानवर भी उसको नहीं खाते। और इसकी नींबू कॉस्ट का कितनी है लगाने की? सस्ता है, महंगा 10 रुपए का टिप पड़ता है, वो अच्छा। लगाइए आप, और वो घास बिकता भी है। कल को जो है वो उसका ऑयल निकलता है पालमपुर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और उसका टाइम ऑयल, कितना लगता है उसको तैयार होने में? उसको तैयार होने में मतलब ये 7 से 8 महीने लगा लेगा। फिर उसके बाद उसकी साल में 3 बार कटिंग कर सकते हो आप, और उसकी ग्रीन टी भी बनती है, चाय भी पी सकते हैं आप उसकी। लोग पत्ते अच्छा। तोड़ के चाय पीते हैं, देखा होगा आपने, चौड़ी पत्ती वाला घास जो, हाँ। उसको अगर आप अपनी बाउंड्री में लगा देंगे तो उसकी स्मेल ऐसी होती है। उसका बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, 120 या 130 प्रोडक्ट बनते हैं 5 स्टार होटलों में, और मनाली में आपने होटलों में देखना लेमन ग्रास ऑयल का परफ्यूम यूज़ होता है पर्दों में, 5 स्टार होटल के पर्दों में और पिलोज में। तो उसके प्रोडक्ट भी बनते हैं और बिकता भी है, और वो जो है ऑयल निकाल कर बिकता भी है। कंपनी के साथ मेरा टाई अप है, अगर आप ऑयल निकाल कर ला सकते हैं मेरे पास तो मैं बहुत अच्छे रेट में बिकवा सकता हूँ आगे तक, और उसको लगाएंगे तो 4-5 फायदे हैं उसके। एक चीज़ और थी दिवेन जी, जैसे आप इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। हाँ जी, आजकल मार्केट में हमने काली हल्दी और पीली हल्दी के बारे में भी चर्चाएं सुनी है, हाँ जी, तो वो भी आपके ध्यान में आया क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसका भी कर ही रहा हूँ मैं। ये हल्दी तो मैं खुद निकालता हूँ, अभी 1 कुंटल खुद ही और निकाली अपनी वो ज़मीन में। आवारा पशु उसको डैमेज करते हैं क्या? हल्दी को आवारा पशु डैमेज नहीं करता है, जंगली सुअर वो करता कर है सकता निचले इलाके में, जी। वो खोद सकता है, लेकिन इतना नहीं। काली काली या येलो हल्दी में इतना ज़्यादा और वो नहीं है। फसल कब आती है, अगर जैसे आज बीजी? उसका टाइमिंग है, हल्दी का टाइम होता है नवंबर के टाइम में, 1 साल में अक्टूबर निकल नवंबर जाती में। है, 2 साल तक रखनी मतलब पड़ेगी? ऐसा होता है कि हल्दी जैसे आपकी काली हल्दी है, येलो हल्दी है जो लगी है मान लो प्लॉट में, जी। आपने निकाली उसी टाइम, जैसे आप खोदते हो उसी टाइम एक छोटा सा टुकड़ा पीस वहीं नहीं, आज हमने लगाई, निकालेंगे कब? वैसे तो बोलते हैं कि अगर बिल्कुल ही आपको प्योर गाढ़ा रंग चाहिए येलो जी। वाला, जी। तो 2 से 3 साल के बाद निकालनी चाहिए। जितना लंबा टाइम उतनी अच्छी 2 से 3 साल के बीच में। वैसे हर साल भी निकाल देते हैं लोग, उतना कलर नहीं आ पाता है जब अच्छा, हल्दी का। वो अगर आप
प्रॉपर ऑर्गेनिक। हाँ जी, हाँ जी। और और काली हल्दी का तो बहुत कॉस्टली है, 600 रुपये केजी है शायद काली हल्दी। तो काली हल्दी का तो है, लेकिन मार्केट नहीं है काली हल्दी का। और यहाँ के जो अपने छोटा बंगाल या चौहार घाटी के जो आपने ज़मीनें देखी हैं हाँ गाँव जी, की, हाँ जी। तो वहाँ आपको लगता है कि वो आने वाले समय में हो सकती हैं तैयार? अगर कोई ऑप्शन कोई नहीं, जैसे हल्दी किसान। तैयार हो जाएगी, इस इलाके में हल्दी तैयार हो जाएगी। जी। अदरक नहीं हो पाएगा शायद। अदरक जो है थोड़ा गर्म एरिया मांगता है, हल्का सा गर्म। थोड़ा गर्म क्लाइमेट। हाँ, हल्दी ब्लैक हल्दी हो सकती है, राजगुंदा ये छोटा बंगाल में ब्लैक हल्दी। येलो का थोड़ा सा हो जाएगा, पर उतना साइज नहीं बनेगा, पर ब्लैक हल्दी बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट कर है। सकते हैं। हाँ, ब्लैक हल्दी अच्छी होगी, हाइट मांगती है ना ब्लैक हल्दी को, जितना अच्छा भुरभुरी मिट्टी हो और अच्छा हो तो उसके लिए बढ़िया होती अभी है। आपने इस हमारी पूरी वार्ता में इतनी सारी चीज़ों का जिक्र किया कि फर्टिलाइज़र के बारे में आपने बताया, ज़मीन की अपनी उर्वरता हमने कैसे चेक करनी है, पीएच कैसे चेक करना है, टाइमिंग बताई आपने, कुछ किसानों का आपने जिक्र किया। अगर पर्सनली किसी बंदे ने स्पेशली कोई एक ऐसा प्लॉट पे वो बागवानी या कुछ कृषि करना चाहता है, तो वो पर्सनली कैसे आपसे अप्रोच कर सकता है, या क्या पर्सनली भी आप विजिट करते हैं प्लॉट में? अगर हाँ जी, अगर कोई हमारा किसान भाई ऐसे बोलता है कि मेरा बड़ा प्लॉट है जी या छोटा प्लॉट है, मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ पे, जी तो मैं विज़िट करता हूँ और वहाँ जाकर उनको पूरा गाइड करता हूँ और जी। उसी हिसाब से फिर आगे काम ये किया है, काफ़ी जगह किया हुआ है जी। और अभी भी अगर कोई हाँ, आपको हाँ जी, अप्रोच हाँ जी, हाँ करेगा जी। तो आप हाँ जाएंगे जी, वहाँ पे? हाँ जी, खासकर ये जो अपना चौहार घाटी है जी। और ये जो अपना नीचे का बीड़ वाला, ये जो नीचे और का छोटा एरिया, बंगाल एरिया? छोटा बंगाल एरिया, ये क्योंकि ये आसपास के एरिया हैं, आसपास के मेरे घर के आसपास के इलाके हैं। हमेशा भाई इनके लिए तो हमेशा मैं गया हूँ और और एडवाइस लेने जाता के रहूँ। लिए क्या आप कुछ चार्ज करते हैं आप? नहीं, इनके लिए फ्री है, बाकी जगह चार्ज करता हूँ। कुल्लू मनाली या वो करसोग वगैरह जाते हैं, जैसे करसोग गया मैं बगीचे में, शेरी बंगलो ऊपर, जी। तो मैंने साथ में रुकना खाना पीना, उनका अपना ही बगीचे वाला घर था वो, और 2000 रुपीज़ चार्ज लिया था उनसे। अच्छा, पर विजिट का? पेट्रोल नहीं, जो पैदल चलना है मैंने जी ऊपर जी को, जी जी जी। और पेट्रोल तो वो अपनी गाड़ी में ले गए थे मेरे को। जी। तो 2000 यहाँ के लिए कोई चार्ज नहीं, अच्छा। चौहार वैली और अपने एरिया के लिए कोई चार्ज नहीं। अच्छा नहीं लगता है, कोई जुड़े और हुए हैं पहले किस से। फर्म से आपका बिजनेस चल रहा है अभी? श्री महेश्वरी इंटरप्राइज। और लोकेशन कहाँ है आपकी अभी? लोकेशन एक पद्धर में, जी एक गडासनी में, जी पहले बरोट में थी, वो चेंज कर दी गडासनी में। जी। और बाकी कुल्लू की तरफ भी मैंने एक खोला हुआ है, जिसमें होलसेल ही करता हूँ मैं, रिटेल नहीं करता हूँ, अच्छा। मतलब सीधे सामान आगे सप्लाई। बाकी आगे को कटिंडी कटौला की तरफ भी एक। और अगर कोई कॉल पे आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे तो वो भी करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, पहुँच जाता है हमारा। आप अपना इंडिया मार्ट में हमारा है। इंडिया मार्ट हाँ में? जी, नहीं, महेश्वरी इंटरप्राइज। पर्सनली आपको जैसे कोई राजगुंदा से कॉल करता है कि दिव्यन जी हाँ, मैं मेरे वो को। अवेलेबल करा देता हूँ उनको, अच्छा, आप जैसे अवेलेबल भी। हाँ करवा जी, या देते तो हैं? खुद जाकर उनको या मटेरियल भिजवा के फ़ोन में व्हाट्सएप में वो पूरा मुझे। कई लोग तो मुझे छोटा बंगाल के व्हाट्सएप में अपनी जो है प्रॉब्लम्स जो खेतों का लाइव भेजते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच के कि इसमें क्या डलना है क्या पड़ना है, जी। तो उनको उसी हिसाब से दवाइयाँ मैं भिजवाता हूँ जी। और कोई आप हमारे चौहार घाटी या छोटा बंगाल के लोगों को सुझाव देना चाहेंगे, खासकर कृषि बागवानी पे? कृषि बागवानी में इतना ही दूंगा कि आप लोग जो हैं, देखिए जी, व्यापारी लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस ही कर रहे हैं, क्योंकि जी आप सब्जियां बेच रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो बिजनेस में से कि आप जो है अच्छे सीड लो, बीज जो है बड़े सोच समझ के लीजिए। और आपने इतनी सारी शॉपों से लिया है, इतनी सारे लोगों से लिया है, इतनी सारी दुकानों से लिया है, हिमाचल के अलग अलग जगह से, सब जगह जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ ट्रायल अच्छा होता है, जिसका अच्छा सीड निकलता है, उसी से लीजिए। बार बार नुकसान, जहाँ नुकसान होता है वहाँ से समझ जाइए कि ये चीज़ नहीं है। और दवाइयों का उपयोग जो है अपनी समझ से ना करें, किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लें, किसी डॉक्टर की सलाह लें, किसी भी चलते फिरते की सलाह ना लें। क्योंकि ये मैंने मैक्सिमम देखा है कि कोई गांव के इलाके में बरसात के टाइम में यूरिया एक हथेली डाल रहा है, तो अगला वाला बोलता है मैं 2 डालूंगा और अच्छी प्रोडक्शन करूंगा। ऐसे नहीं होता है जी, जितनी मात्रा चाहिए होती है उतनी। और यूरिया का सही टाइम जो है हर कभी नहीं होता है। अगर अच्छी बरसात के टाइम में अगर एक हफ्ता जो है धूप नहीं लग रही है लगातार, 4 से 5 दिन लगातार अगर धूप नहीं आई है, तब यूरिया का प्रयोग किया जाता है लगती हुई बारिश में। किनी किनी छोटी छोटी बारिश पड़ती है, उसी टाइम में यूरिया फेंका जाता है, सूखे में यूरिया नहीं फेंका जाता है, उससे फसल खराब हो जाती है। अब 4-5 दिन लगातार धूप नहीं आई है, लगातार बारिश है, उस टाइम पे यूज़ करें यूरिया साल में एक बार, तो बहुत अच्छा रहेगा फसल के लिए। ठीक है जी, ये थे जी आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट देवेंद्र राणा जी। होपफुली
ये जो चर्चा हमने की है ये आपकी किसानी में या आपकी बागवानी में काम आएगी। और इन्होंने बताया कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हें, अगर आपको कृषि से रिलेटेड या अपनी बागवानी से रिलेटेड या अपनी ज़मीन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई चैलेंजेस आता है तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नंबर आपका इनका स्क्रीन में डाल देंगे एड्रेस के साथ, तो कभी भी इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। अपने कृषि के संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप इनसे ले सकते हैं। तो अभी दोस्तों इतना ही, एक नए शख्सियत के साथ अगले एपिसोड से फिर आप रूबरू होंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।